चलिए बच्चों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड लेक्चर है हमारा हाइड्रोकार्बन का। पहले लेक्चर की बातें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कर रहे थे और आप लोगों को काफी डिटेल बातें किए थे। हम लोग प्रॉपर्टीज की भी बात किए थे, हाइड्रोकार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात किए थे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात किए थे। लेकिन अभी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, एमओपी की बात की है। एमओपी में हमने आप लोगों के सामने कई सारे बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड यूजिंग TPS एंड जिंक सपोर्टेड बाय एसिड्स हम लोग एल्केन बनाए थे। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड में थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूजन बोल रहे हैं, एक्सेप्शन के साथ हम लोग चले थे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और तुम्हारा सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए। उसके बाद हमने आपको डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में क्या था, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड को कहा करता था, वो एल्कीन बनाता था, और सोडियम बोरोहाइड्राइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से एल्कीन नहीं बनाता था। ठीक, ये दो इनके मेजर पॉइंट थे, एक्सेप्शन के तौर पे हमने बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या चीज कि N2H4 सपोर्टेड बाय बेस इज नोन एज उल्फ क्रीजनर, जिसको हम लोग अपने भाषा में भेड़िया के नाम से जानते थे। उसका काम था एल्डिहाइड टू एल्केन, कीटोन टू एल्केन। भेड़िया का भाई था क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या था, ZnHG सपोर्टेड बाय HCl, उसका भी काम था एल्डिहाइड टू एल्केन, कीटोन टू एल्केन। उसके बाद हमने कुछ और रिएजेंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे, जैसे कि हम लोग देखे थे, उसके बाद आपके सामने आया था उसके पापा, भेड़िया के पापा, रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय HI। रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय HI इज द एल्केन मेकर के नाम से जानते हैं, यानी वो किसी से भी क्या बनाता है, एल्केन। काफी डिटेल बात की है, जो भी बच्चे उस लेक्चर को नहीं किए हैं पहले जाए, पहला लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन करे, फिर आगे से कंटिन्यू करें। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि बिल्ड बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्केन, उल्फ क्रीजनर। सवाल पैदा होता था क्लीमेंसन रिडक्शन क्यों नहीं होता था, क्योंकि एसिड सेंसिटिव से वो रिएक्ट नहीं करता था, और रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय HI जो होता था वो एल्केन बहुत लो यील्ड में बनाता है, इसलिए वो बातें नहीं हुई थी। उसके बाद अगली बात हम लोग किए थे डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में आपको सीधा सीधा बोला गया था कि NaOH सपोर्टेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, जिसको हम सोल्डर लाइन के नाम से जानते हैं। सोल्डर लाइन का काम क्या था, तो सोल्डर लाइन का काम था आपके सामने सिर्फ इतना सा कि भाई किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाओ, उसकी जगह पे हाइड्रोजन को लगाओ। उसके बाद हमने बात की कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइज विद एक्वस सॉल्यूशन, देन एल्केन विल फॉर्म। और एल्केन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलते थे अपने को एनोड पे, और साथ ही साथ NOH या KOH जो भी बेस होगा वो अपने को मिलेगा सॉल्यूशन में। साथ ही में हाइड्रोजन गैस कहां पे मिलता था, कैथोड पे। उसके बाद हमने बोला था कि ये जो मेथड होता है सिमेट्रिकल एल्केन के लिए होता है, सिमेट्रिकल एल्केन यानी कि इवन नंबर कार्बन एल्केन। उसके बाद हमने अगला मेथड देखा था ओट्स रिएक्शन, वहां पे 2 मोल एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मेटालिक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन एल्केन विल फॉर्म। और वहां पे भी हमने बताया था आपसे कि वहां भी सिमेट्रिकल एल्केन के लिए यूज किया जाता है सोडियम रिप्लेस बाय जिंक, देन रिएक्शन नेम्ड इज फ्रैंकल रिएक्शन। वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थे, और कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था। ये सारी बातें हम लोग कर लिए थे। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज चालू करेंगे उसके बाद, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम आप लोग को पढ़ा के आए हैं थोड़ा सा वो भी सुन लो। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सवाल ये नहीं था, सवाल यहां फंसेगा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तब मास्टर क्या करेंगे। तो जब नंबर ऑफ कार्बन आपका सेम हो जाए तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, बट सिमेट्री जितनी अच्छी होगी मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। सिंपल भाषा में हमने बोला था कि सिमेट्री अच्छी यानी ब्रांचिंग ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। ये सारी बातें हम लोग कर लिए थे। अब आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हाइड्रोजिनेशन एक अपना है अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है बालक, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन की बात करें बालक तो हाइड्रोजिनेशन यानी हम लोग इसको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के भी नाम से जानते हैं, HOH। कोई भी दुनिया का when any unsaturated compound है ना, याद आप सिंपल सा लिख सकते हैं यहाँ पे अपने भाषा में क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
Addition of hydrogen. Addition of hydrogen in any unsaturated compound. In any unsaturated compound. In any unsaturated compound is known as hydrogenation. Is known as hydrogenation. क्या कहलाता है ये? हाइड्रोजिनेशन के नाम से ये जाना जाता है। यानी कि सिंपल सीधी बात मेरे लाल अगर आपसे हम ये करें कि हाइड्रोजिनेशन यानी किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होगा मेरे लाल? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। कैसा होगा? डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। अगली बात देखिएगा कि यहाँ पे कुछ इसकी जो बातें हैं वो हम लोग कर लेते हैं पहले, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखिएगा, हमने आपसे कहा ये क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं है? तो सर है। इसका हमने हाइड्रोजन से हाइड्रोजिनेशन कराने गए तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिसको हम लोग कैटालिटिक रिडक्शन के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं? H2 के साथ हम निकिल का भी यूज किया जा सकता है, या H2 के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं? Pt का भी यूज कर सकते हैं। H2 के साथ हम पीडी का भी यूज कर सकते हैं और RH का भी यूज कर सकते हैं। और एक बात आपको बता दें, पीडी के साथ मतलब H2 के साथ हम लोग चारकोल का भी यूज करते हैं। ये सब की बात अगर मैं आपसे करूं तो ये सब जो होते हैं अपना रिडक्शन कराएंगे। यानी रिडक्शन का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका ये बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड जो था वो ब्रेक होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। जैसे देखिएगा, मैंने आपसे कहा यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक, क्या बॉन्ड ब्रेक हुआ? पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो भैया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है और ये क्या है? अपना वीक बॉन्ड है। क्या है बालक? वीक बॉन्ड है और ये अपना क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो भैया वीक बॉन्ड अपना क्या हो रहा है? टूट रहा है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपना क्या हो रहा है? बन रहा है। तो यानी इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है ये इसका डेल्टा एच कैसा होता है? निगेटिव होता है। यानी ये जो प्रोसेस होगा कैसा होगा? एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। जैसे अगर मैंने आपके सामने ये रखा, इसकी मैंने इसका रिएक्शन कराया, अगर इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ? H2 सपोर्टेड बाय पीडी के साथ, तो भैया H2 सपोर्टेड बाय पीडी ले लिया तो ये क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। देखिए सवाल ये नहीं पूछा जाता है कि हाइड्रोजिनेशन कैसे कराया जाएगा। एक बात आप हमारी ध्यान रखिएगा, इट इज सिन एडिशन या एंटी एडिशन। तो बालक इट इज क्या होगा? यहाँ पे होता है सिन एडिशन या एंटी एडिशन, तो ये कहलाता है सिन एडिशन। सवाल पैदा होता है कि सर ये सिन एडिशन कैसे होगा? सर ये सिन एडिशन कैसे होगा? एक मिनट रुकिए, हम देख ले वीडियो आ रहा है आपका कि नहीं आ रहा है। वीडियो आपका, चलिए सब सही है वीडियो आपका। मैं सर ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्लियर? एक मिनट बालक रुक जाओ। तो हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग का। इसके बाद अगर मैं बात करें, चले अगले लेक्चर के अगले पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा ये जो बोर्ड है ना इस पे कम दिखाई दे, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इट इज सेन एडिशन। तो देखिएगा भाई, कैटालिटिक रिडक्शन जो होता है, कैटालिटिक रिडक्शन जो होगा, कैटालिटिक रिडक्शन के कारण यहाँ पे क्या होता है? सीन एडिशन होता है। अब देखिए सीन एडिशन क्या है? जैसे मान लीजिए ये अपने पास क्या है? कैटलिस्ट है। बहुत सारे ये अपने पास क्या है? ये कैटलिस्ट है और इन कैटलिस्ट पे हमने क्या कराया? इन कैटलिस्ट पे हमने एब्जॉर्ब कराया क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या भैया? हाइड्रोजन हमने एब्जॉर्ब कराया। जैसे ये कैटलिस्ट पे हाइड्रोजन आएगा तो मान लीजिए ये अपना कैटलिस्ट है। क्या है बालक? ये अपना कैटलिस्ट है और ये कैटलिस्ट आया और ये जो कैटलिस्ट था ये अपने हाइड्रोजन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए। देखिए हाइड्रोजन आपके हैं वो कैटलिस्ट पे आके एब्जॉर्ब होते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसका रिएक्शन हमने कराया किसके साथ? मान लीजिए कोई भी एल्कीन है।
ये जैसे कि एल्कीन है, ये एल्कीन आया। अब यहाँ पे जब रिएक्शन करने तो घटना देखिएगा क्या होगा मेरे लाल, ये एल्कीन है और ये जो बॉन्ड होगा ये टूटेगा और यहाँ पे जो था ये अपना कैटालिस्ट और इस कैटालिस्ट पे हाइड्रोजन जो लगे हुए थे ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेंगे, यानी दोनों हाइड्रोजन जो है एक साइड पे आ गए और एक ही साइड पे जुड़ रहे हैं, इसलिए इनको सिन एडिशन के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए ये जो है अपना अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यहाँ पे क्या H2 सपोर्टेड है, पीडी लिया हमने, आपसे कहा बताइए कौन सा प्रोडक्ट है जो आपका सही होगा और कौन सा प्रोडक्ट है आपका जो गलत होगा। मैंने आपसे पूछा और जैसे ही मैंने आपसे पूछा आपने जवाब दिया। क्या पहली बात देखिए, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट जो है नहीं हो सकता, तो भाई साहब यहाँ पे एक डैश पे है एक वैज पे है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा अपना एंटी एडिशन कहलाएगा। ऐसा चीज होगा तो ये एंटी एडिशन कहलाता है। और यहाँ पे दोनों अपने एक ही साइड पे यानी एक ही अपने वैज पे है, तो ये क्या कहलाएंगे, सिन एडिशन कहलाएंगे और ये सिन एडिशन कहलाएंगे और हमारा यही प्रोडक्ट होगा, ये नहीं हो सकता। समझिएगा बातों को, यही होगा ये नहीं हो सकता है। अगली बात की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान रखिएगा मेरे लाल। कभी कभी यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, तो भैया आप सिंपल सीधी बात याद रखिएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, देन हीट विल रिलीज्ड। तो जैसे सर क्या मामला है, कौन सा हीट रिलीज होगा, कैसे, एक एग्जांपल बताइए ना। जैसे देखिएगा बालक, ये क्या है आपका, ये है सिस एल्कीन, क्या है सिस एल्कीन। ये क्या है आपका, ये आपका है सर ट्रांस एल्कीन। इस सिस एल्कीन का भी हमने क्या कराया, H2 सपोर्टेड बाय पीडी, यहां भी हमने क्या कराया H2 सपोर्टेड बाय पीडी। तो यहाँ पे भी क्या बना, यहाँ पे भी एल्केन बना, यहाँ पे भी क्या बना एल्केन बना। भाई साहब जैसे देखिएगा इसकी जो एल्केन बनी, यहाँ पे डेल्टा H का कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा, यस सर कुछ ना कुछ तो आया होगा। और डेल्टा H यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो जो भी आया होगा मेरे लाल ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। और यहाँ पे क्या होगा -120 किलो जूल होता है, कितना होता है -120 किलो जूल, और यहाँ पे -115 किलो जूल होता है। और ये जो हीट आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है यही कहलाता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सवाल पैदा होता है सर हम कैसे देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो भैया आपको देखना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डायरेक्टली टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा। तो सर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन तो समझ में आया कि जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। देखिएगा अगर सर मान लीजिए इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जाए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तब हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और मेरे लाल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किसके मदद से देखी जाती है, डायरेक्टली टू अल्फा हाइड्रोजन। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जितना ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना कम होगा। क्या होगा बालक, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना कम होगा। जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन नहीं, उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और अगर पहली बात हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जैसे सर मान लीजिए हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है, ये क्या है CH2A और मैंने दूसरा ऑप्शन लिया आपके सामने, ये क्या है अपने पास, ये आ गया CH2, ये आ गया CH2 है ना बालक, ये आ गया CH2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके सामने रखा हमने भाई साहब, ये सी ऑप्शन। मैंने पूछा सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहाँ होगा, सर कितना पाई, 1 पाई, कितना पाई 1 पाई, कितना पाई 3 पाई, कितना पाई 2 पाई। और जितना ज्यादा पाई उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो क्या हो जाएगा बी के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई सी के बाद क्या हो जाएगा ए, BCE हो जाएगा। हाँ ये ना बालक, यस। जैसे अब मैंने आपसे पूछा ए है, ये देखिएगा ये क्या है ए और ये क्या है बी, है ना भाई। मैंने आपसे कहा यहाँ पे बताइए
कि ए और बी में ज्यादा किसका होगा। तो पहली बात सर कितना पाई, 1 और 2, 2 पाई। दूसरे में कितना, 1 और 2, 2 पाई। अब पाई सेम हो गया, मैंने बोला अगर हम बोला पाई बॉन्ड सेम तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखो, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा तो रेट ऑफ सॉरी तो मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। जैसे देखिएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे अल्फा कितना होगा, 0। कितना, 0। देखें sp2 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 कार्बन से अटैच sp3 कार्बन होना चाहिए, और जो sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। यहां पे देखिएगा sp2 ये भी, और ये भी sp2 ये क्या है, sp3, तो इसके पास अल्फा कितना हो गया, 3। तो समझिएगा यहाँ अल्फा 0 यहाँ अल्फा 3, तो स्टेबल ज्यादा बी, और जितना ज्यादा स्टेबल उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए का ज्यादा हो गया बी से। बोलो भाई ये कांड होगा कि नहीं होगा, होगा सर। ये देखिए उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं भाई देखिएगा क्या होगा। तो जितनी ज्यादा आपसे अगर स्टेटमेंट वाइज मैंने पूछा कि मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैक्सिमम विच एल्कीन आर लेस स्टेबल, बात सही कि गलत, तो सही सर। जितना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा एल्कीन उतना कम स्टेबल होगा। अब जैसे देखिएगा भाई मैंने आपसे पूछा ये क्या है, ए ऑप्शन है, ये आपके पास क्या आया, ये बी ऑप्शन है ना भाई, क्या है, बी ऑप्शन है, और ये आपके पास क्या आया, ये सी ऑप्शन है। मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा, तो सर इसके पास 3 पाई है, इसके पास 2 पाई है, इसके पास 1 पाई है, और जितना ज्यादा पाई उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ए के बाद बी के बाद सी, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब देखिएगा ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक्सेप्शन है ना भैया, एक्सेप्शन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होना ही है। और यहाँ पे देखिएगा मैंने आपके सामने 2 कंपाउंड बनाए, ये क्या है सर, ये तो बेंजीन है, और ये क्या है आपके पास, ये अपना कॉन्जुगेट डाइईन आ गया एक। अब देखिए इसमें यहाँ पे कितना पाई, 3 पाई, यहाँ पे कितना पाई, 2 पाई। सर ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, यानी बेंजीन का, गलत बात, ज्यादा होता है इसका। सर रीजन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये डायरेक्टली आप याद रखेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे, बस इतनी सी बात है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब ये तो हो गया सर। अब मान लीजिए सर मैंने आपके सामने कहा कि जैसे देखिएगा, अब देखिएगा मान लीजिए बालक ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपके सामने हमने ये रखा, तो देखिएगा यहाँ पे अल्फा कितना सर, यहाँ पे अल्फा 3, कितना, एक यही तो 3, यहाँ पे अल्फा कितना होगा सर, यहाँ पे अल्फा 6, सर यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा 9, सर यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा 12। भाई जैसे जैसे मैंने आपके सामने बोला पाई इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, और जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा, जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा भैया, रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए वही बात मैं कहूं, अब रेट ऑफ रिएक्शन ये इंक्रीज हो रहा है फॉर हाइड्रोजिनेशन, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं बात कहूं रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, देख स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ हाइड्रो मतलब रेट क्या होगा, सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो क्या होगी, रेट आपकी डिक्रीज करेगी, क्या होगी, रेट आपकी डिक्रीज करेगी, है ना। तो बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे रेट क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर यही बात मैं इसके बात करूं और इसकी बात करूं कि रेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फ्री मतलब ये किसके लिए होगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल,
सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल। अगर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल के लिए बात करोगे तो रेट बढ़ जाएगा, और हाइड्रोजिनेशन के लिए बात करोगे तो रेट घट जाएगा। जितना स्टेबल एल्कीन होगा उतना कम रेट होगा, और जितना स्टेबल एल्कीन होगा उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा। सिर्फ इतनी सी बात थी। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आपका क्या हुआ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पूर्ण रूप से क्या होता है, समाप्त। अगली बात आती है, अगली बात हम लोगों की चालू होगी भाई, क्या सर, अब देखिएगा कि अगली बात आती है आपके सामने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की तरफ जैसे ही आगे बढ़ोगे आपके सामने सबसे पहला रिएक्शन मैं लेके आ रहा हूं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। क्या लेके आ रहा हूं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन की मैं बात करूं तो समझिएगा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन यानी ये एक टाइप का क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक बात याद रखिएगा भाई, है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is characteristic reaction of alkene. Free radical substitution reaction is the characteristic reaction of alkene. अब जैसे देखिएगा, मैंने आपसे बोला alkene, क्या भैया, alkene react with halogen. Alkane react with halogen in the presence of sunlight. भैया किससे, सनलाइट। ये एल्केन अपना रिएक्ट करेगा हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन हेलो एल्केन विल फॉर्म। तब अपना क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा, हेलो एल्केन विल फॉर्म। बालक ये बात ध्यान रखिएगा, जब एल्केन रिएक्ट करेगा हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हेलो एल्केन बनेगा। जैसे सर क्या मामला है, जैसे मान लीजिए RH है, RH इज द एल्कीन, इसका मैंने रिएक्शन कराया Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ H-, अब जैसे ही कराया तो यहाँ पे क्या बना, RCl यानी हेलो एल्कीन। क्या बना, RCl। जैसे देखिएगा ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है, मेथेन है। क्या है, मेथेन। इसका रिएक्शन करा दिया Cl2 सपोर्टेड बाय H। तो एक हाइड्रोजन को हटाओ, क्या हटाओ भैया, एक हाइड्रोजन को हटाओ और एक क्लोरीन को लगाओ, फिर से इससे रिएक्ट करने आएगा कौन, Cl2। तो ये फिर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाओ और कितने क्लोरीन लगाओ, 2 क्लोरीन लगा दो। फिर से आएगा कौन, Cl2, फिर से वही काम कि भैया एक और हाइड्रोजन को हटाओ और क्या लगाओ, क्लोरीन लगा दो। फिर से आएगा कौन भैया, फिर से आएगा वही Cl2। अब यहाँ पे क्या होगा, Cl 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 और ये Cl, तो ये बनेगा। सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा, मान लो सर हमको रिएक्शन यहीं पे रोकना हो, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के एक हाइड्रोजन लगाना हो, यानी मोनो हाइड्रोजिनेशन कराना हो, तो मोनो हाइड्रोजिनेशन हम कैसे कराएंगे, तो समझिएगा बालक, इतनी बात अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। बिल्कुल सर, अगर मोनो हाइड्रोजिनेशन आपको कराना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपना लिख लीजिए। चलिए आइए आगे देखते हैं, समझिएगा। एल्केन आया हेलोजन से, फिर सनलाइट के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन हटाया, एक Cl लगाया, फिर वो हाइड्रोजन आया, फिर एक और हाइड्रोजन हटाया, एक और Cl लगाया, फिर हाइड्रोजन आया, एक और हाइड्रोजन हटाया, एक और Cl लगाया। अब उसके बाद अगर बात किया जाए, समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, CH, हमें क्या करना है, हमें अगर चाहिए कि मोनो हाइड्रोजिनेशन यानी CH3Cl तक की रिएक्शन को क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए, मतलब मोनो हाइड्रोजिनेशन कराना है, तो यहाँ पे हमें एल्केन को क्या कर लिया जाए, एक्सेस में ले लिया जाए। एल्केन को क्या कर लिया जाए, एक्सेस में ले लिया। सर क्या मतलब है आपका, एल्केन एक्सेस में, अबे बार बार आप हो रहा था, बार बार हेलोजन आ रहा था, तो हेलोजन को ही कम कर दे तो हेलोजन आएगा ही नहीं, यानी कि यहीं पे रिएक्शन जाके स्टॉप हो जाएगी। बोलना मेरा भाई यस। तो अगर सर मान लो अगर हेलोजन के बाद एल्केन के बदले हम एल्केन के बदले Cl2 को ही क्या कर ले, एक्सेस में ले ले, तब क्या होगा, तब क्या होगा, अगर Cl2 को ही एक्सेस में करोगे तब क्या होगा, देखना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, C और C के साथ 4 क्लोरीन यानी CCl4। अगर बात समझिएगा, जब हम एल्केन एक्सेस में लेंगे तो मोनोहाइड्रोजिनेशन क्या होगा, मोनोहाइड्रोजिनेशन, और जब हाइड्रोजन एक्सेस में लेंगे तो यहाँ पे हुआ टेट्राहाइड्रोजिनेशन, मेथेन।
किसमें? मेथेन। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। ये मान लीजिए CH3 है, ये मान लीजिए CH3 है। ठीक भैया, इथेन, मेथेन तो हो गया। इथेन में क्या है? इथेन में मान लीजिए हमने एक बार कराया, Cl2 कैसा ले लिया? एक्सेस। अच्छा सर, अगर Cl2 एक्सेस में लिए है तो मोनो हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, है तो यानी यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ गया? Cl। लेकिन अब की बार हमने एक्सेस में क्या ले लिया? एल्केन। और जैसे ही एक्सेस में एल्केन लिया तो भैया CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2Cl, यानी ये बनेगा, है ये ना? यस, ये भी बात समझ में आया कि हैलोजन एक्सेस में होगा तो ये बनेगा और एल्केन एक्सेस में होगा तो मोनोहाइड्रोजनेशन होगा, हाँ ये ना बालक? यस, ये कांड समझ में आता है। अगली बात देखिएगा, इसका मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसके तरफ बालक? मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ओके, मैकेनिज्म की तरफ जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, एक बात समझिएगा, एक बात आप समझिएगा, इसके 3 स्टेप होते हैं। कितने? 3, 1 2 3। पहला स्टेप होगा आपका इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या होगा? इनिशिएशन। क्या होगा? इनिशिएशन। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा? प्रोपेगेशन। क्या होगा बालक? प्रोपेगेशन। दूसरा स्टेप होगा प्रोपेगेशन। तीसरा स्टेप क्या होगा आपका? टर्मिनेशन। क्या होगा मेरे लाल? टर्मिनेशन। अब प्रोपेगेशन में भी 2 स्टेप होते, ये बताएंगे अभी। पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा स्टेप प्रोपेगेशन, तीसरा स्टेप टर्मिनेशन। हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहला स्टेप क्या है? इनिशिएशन। इनिशिएशन में पढ़ने से पहले हम आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे, याद करिएगा, मैंने आपको क्या बोला था? हेल्प माते। क्या बोला था? हेल्प माते। हेल्प माते का मतलब क्या था? H से होमो, क्या था? होमो। E से इलेक्ट्रिसिटी, L से लाइट, क्या था बालक? लाइट। और P से क्या था? परऑक्सी लिंकेज। M से क्या था? मैटर। क्या था बालक? मैटर। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्सी लिंकेज और मैटर, ये सब फेवर करेंगे किसको? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज को। आइए देखते हैं। इनिशिएशन में हम सबसे पहले मान लीजिए ले ले यहाँ पे Br2। क्या ले ले भैया? Br2। जैसे ही Br2 लिए तो Br2 है और इसका पहला मुलाकात किससे हुआ? सनलाइट। और सनलाइट यानी लाइट क्या करेगा? होमोलिटिक या हाइड्रोलिटिक? सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। देखिए मैंने एरो ऐसा नहीं बनाया, 2 मुहे वाला नहीं बनाया। 2 मुहे वाला का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक मुहे वाला का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गया, जिसको हम लोग फिश हुक हेडेड मूवमेंट कहते थे, याद करिएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा मेरे लाल 2Br रेडिकल। क्या बनेगा? 2Br रेडिकल, है ना? पहले स्टेप में सिर्फ क्या होता है? रेडिकल आपका Br रेडिकल जनरेट होगा। दूसरा स्टेप आपका आएगा, क्या आएगा बालक? दूसरा स्टेप आएगा आपका प्रोपेगेशन। क्या आएगा? प्रोपेगेशन। क्या आएगा बालक? प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन की बात किया जाए मेरे लाल, समझिएगा, आपके सामने आया कौन? CH3H। और ये जो Br रेडिकल आपने बनाया वो Br रेडिकल आया। अब देखिए, पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्सी लिंकेज, मेटल आल्सो जनरेट रेडिकल, बट रेडिकल आल्सो जनरेट रेडिकल। रेडिकल भी रेडिकल जनरेट करता है। बात समझिएगा, यहां पे भैया 2 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तुरंत ये रेडिकल से मिला और ये रेडिकल से मिलके क्या बनाया? HBr प्लस। क्या बनाया? HBr प्लस। क्या बनाया सर? CH3 रेडिकल। क्या बनाया बात? CH3 रेडिकल। अब देखिएगा, CH3 रेडिकल जो बना वो आया। अब ये CH3 रेडिकल आया किसके मुलाकात में? Br2 से। किसके मुलाकात में? Br2 से। यहां पे ये रेडिकल तुरंत इसको अटैक किया और यहां पे क्या हुआ सर? यहां पे बना CH3Br प्लस Br रेडिकल, प्लस Br रेडिकल। इनिशिएशन पहला काम, Br रेडिकल जनरेट हुआ। प्रोपेगेशन में कितने स्टेप? 2 स्टेप, पहला और दूसरा। समझिएगा, इन फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन, Br रेडिकल क्या हुआ? Br रेडिकल क्या हुआ? कंज्यूम। क्या हुआ बालक? कंज्यूम। अब देखिएगा, इन सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन, यहां पे सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन में क्या हुआ? Br रेडिकल जनरेट। यहां पे देखिएगा Br रेडिकल जनरेट हुआ, तो Br रेडिकल जनरेट, समझिएगा, ये लिख लीजिएगा लाइन।
कि फर्स्ट स्टेप प्रोपेगेशन में Br रेडिकल कंज्यूम हो रहा है, सेकेंड स्टेप प्रोपेगेशन में Br रेडिकल जनरेट हो रहा है। समझिएगा हमारी अगली बात के बालक, अगली बात देखिएगा। पहला जो स्टेप है, ये जो पहला स्टेप है ये होता है आपका एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, इसके डेल्टा एच की वैल्यू होती है +7 किलो जूल। भाई चलो कोई बात नहीं, डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डाटा बोलेंगे, डाटा याद कर लोगे, और जो कि याद करना नहीं है। और दूसरा स्टेप कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। कैसा होगा, एक्सो। तो एक्सो होगा तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा होगा, निगेटिव होगा। बस आप बातों को याद रखिएगा, अभी आगे की बातें हैं। अब देखिए इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, अगला स्टेप क्या आने वाला है, टर्मिनेशन। क्या आएगा बालक, तीसरा स्टेप क्या आएगा, टर्मिनेशन। भैया टर्मिनेशन के बारे में समझिएगा, टर्मिनेशन के बारे में समझिएगा। टर्मिनेशन में क्या होगा, एक बार CH3 रेडिकल की मुलाकात होगी किससे, Br रेडिकल से, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपको सीधा सीधा दिख रहा है CH3 Br बनाएंगे। एक बार CH3 रेडिकल की मुलाकात होगी CH3 रेडिकल से, और ये मिलके क्या बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक बार Br रेडिकल की मुलाकात होगी किससे, Br रेडिकल से होगी, और ये मिलके क्या बनाएंगे, Br2 बनाएंगे। बोलिए ना बालक, ये मिलके क्या बनाएंगे, Br2 बनाएंगे। तो पहली बात, FSR is the characteristic reaction of alkane when alkane treat with halogen in the presence of light, then haloalkane will form, और halogenation of alkane followed for FSR। बात तो एक ही है मास्टर। हाँ भाई, अब देखना, जब तक हाइड्रोजन एक्सचेंज में था तो हाइड्रोजन एक्सेस में था तो रिएक्शन लास्ट तक पूरे हाइड्रोजन हटा के Cl लगाएंगे, लेकिन एल्केन एक्सेस में होगा तो रिएक्शन मोनो हाइड्रोजिनेशन तक रुक जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन लगाएंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे। ओके ओके सर। उसके बाद ये तीन स्टेप में बात करेंगे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, लाइट ने Br से एक रेडिकल जनरेट किया 2Br रेडिकल, और प्रोपेगेशन में दो स्टेप, पहला दूसरा, पहला कैसा एंडो, दूसरा कैसा एक्सो, और पहले रेडिकल में Br रेडिकल कंज्यूम हुआ, दूसरे रेडिकल में Br रेडिकल जनरेट हुआ। टर्मिनेशन में क्या होगा, एक बार CH3 Br रेडिकल से मिलकर CH3 Br बनाया, एक बार CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल मिलकर एथेन बनाया, Br रेडिकल मिलकर Br2 बनाया। यही घटना अभी तक है। समझे कि नहीं समझे, ओके सर, ओके ओके। तो ये बात समझिए, है ना बात। अगली बात की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं, तो देखिएगा इसमें कुछ और भी बातें, क्या है, कुछ और भी बातें हैं जो आपको समझनी होंगी, है ना भाई। अभी मैं समझा रहा हूं, एक एक करके आप बस बातों को सुनिए। हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बस सुनते रहिए, एक एक बात समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा। इससे बाहर एनटीए की औकात नहीं है कि क्वेश्चन को बनाए। बात समझिए, बस सुनिए, बाकी तो देख लेंगे अपन मिलकर। देखिएगा बालक, अब इसके बाद अगर बात करें तो सुनिएगा कांड क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए सर F2 ले लीजिए, हाँ हाइड्रोजिनेशन है तो कुछ भी लेना चाहेंगे, समझिएगा, मैंने बोला चाहेंगे, ले पाएंगे कि नहीं बात की बात। अब भैया इसका रिएक्शन कराया CH4 के साथ, इसका रिएक्शन कराया CH4, इसका भी रिएक्शन कराया CH4 के साथ, इसका भी रिएक्शन कराया CH4 के साथ। यहाँ पे H नहीं, यहाँ पे भी H नहीं, यहाँ पे भी H नहीं, यहाँ पे भी H नहीं भाई, होगा सनलाइट है तो FSR होगा। ऊपर क्या बनना चाहिए, वो बनना चाहिए CH3, यहाँ क्या बनना चाहिए CH3Cl, यहाँ क्या बनना चाहिए CH3Br, यहाँ क्या बनना चाहिए CH3I। ये सब बनना तो ये चाहिए, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएगा एक्टिवेशन एनर्जी, इसका होता है 5 किलो जूल, इसका होता है 17 किलो जूल, इसका होता है 75 किलो जूल, इसका होता है 140 किलो जूल। सर क्या ये डाटा याद करना, नहीं भाई, तेरे को मैं बस बता रहा हूं, यानी सर डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी अपनी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। बस इतनी सी बात तेरे को याद रखना है, समझना, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है ना। तो समझना यार, मैंने तुम्हारे सामने ये बात बोला, एक्टिवेशन एनर्जी फ्लोरीनेशन में कम, क्या है, कम। और पहली बात, ये रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी जब कम है ना, तो यानी कि ये क्या होने वाला है, हाईली एक्सोथर्मिक। क्या होने वाला है, हाईली एक्सोथर्मिक। सर ये कैसे पता, अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ पढ़ाऊंगा, समझा दूंगा।
और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, यानी हम कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ क्या है, लो है, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ग्रेटर है, और जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो हाईली एक्सोथर्मिक, तो जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है मास्टर वो हाईली एंडोथर्मिक। है ना, यस। तो आपसे अगर पूछा ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और इसीलिए फ्लोरिनेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, समझिएगा, फ्लोरिनेशन फ्लोरिनेशन कैन नॉट प्रोसीड fluorination cannot proceed due to it is highly exothermic in nature, due to it is highly exothermic in nature। ये क्या होते हैं, highly exothermic in nature। ये फ्लोरिनेशन नहीं होगा क्योंकि ये क्या होगा, highly exothermic in nature and reaction is explode। भैया रिएक्शन क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाती है, इसलिए रिएक्शन नहीं होता क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात लिखिएगा, आयोडीनेशन, कौन भैया, आयोडीनेशन आर आल्सो कैन नॉट प्रोसीड, आयोडीनेशन आर आल्सो कैन नॉट प्रोसीड। सवाल पूछा जाएगा क्यों, ड्यू टू हाईली एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक बालक, एंडोथर्मिक इन नेचर। ये क्या होता है, हाईली एंडोथर्मिक इन नेचर। सवाल ये नहीं पूछा जाएगा कि ये हाईली एंडोथर्मिक है, तो है, पूछा तो जा सकता है, या रिवर्सिबल इन नेचर, या रिवर्सिबल इन नेचर। भाई ये रिवर्सिबल भी नेचर का होता है, तो रिवर्सिबल नेचर या एंडोथर्मिक होने के कारण ये रिएक्शन शिफ्ट टू रिएक्शन क्या बोला, या रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। और रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के कारण ये क्या हो जाता है, अपना रिएक्शन नहीं होता है। जैसे ये आई है तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किस में, आई जो है ये आई रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा किस में, I2 में, आई रेडिकल कन्वर्ट हुआ I2 में तो बैकवर्ड, और यहाँ आई रेडिकल कन्वर्ट हुआ I2 में तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, यानी आई रेडिकल यानी आई माइनस जो भी हो ये क्या होंगे, आई रेडिकल क्या होंगे अपने, आयोडीन अपना क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये होगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज के कारण ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ये कांड समझ में आता है क्या, यस सर। अगली बात की तरफ मेरे भाई मैं आगे बढ़ता हूं, समझिएगा। तो इससे एक बात समझ में आया, रेट की सबसे ज्यादा रेट किसका, F2 के बाद Cl2 के बाद Br2 के बाद I2, F2Cl2 Br2 I2। पूछा जाएगा फ्लोरिनेशन क्यों नहीं होगा, आप बोलोगे हाईली एंडो या एक्सो। आपसे पूछा जाएगा आयोडीनेशन क्यों नहीं होगा, हाईली एंडोथर्मिक और ऑल्सो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बोल यस। अगली बात, यहां पे बात करें कि एल्केन की रेडिकल की, तो पहली बात 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, फिर 1 डिग्री रेडिकल, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ना भाई, ये आपको ध्यान रखना होगा और ये बात आप समझ पाए, यस। अब मैंने आपसे कहा समझिएगा बातों को। अब हम पढ़ेंगे इसके पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ये मिटा दें, यस। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की तरफ मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूं, बालक समझना, बातों को समझिए, बाकी तो मैं संभाल लूंगा, इतना तो बिलीव रखिए। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो हमारी कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा। देखिएगा, अगर आगे जैसे ही बढ़े, हमने बोला आपसे पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, क्या बोला भैया, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में क्या मामला है, समझिएगा बालक। यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ है और इस ग्राफ में यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होगा रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल दीजिए या रिएक्शन प्रोग्रेस बोल दीजिए, और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी, क्या होगा, एनर्जी। समझिए, मैंने आपसे कहा ठीक, ये आपके सामने मैंने बनाया, ठीक है, ये ग्राफ बनाया, तो यानी सर इसकी मैं अब थोड़ा सा इस लाइन को ऐसा लाना पसंद करूंगा और ये थोड़ा सा इसको मैं और नीचे लाना पसंद करूंगा,
ठीक भाई, यस सर। अब देखना ये जो ग्राफ है, मैंने इसकी बात किया। पहली बात यहाँ पे क्या होगा अपना रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी क्या होने वाला है अपना CH3H, बोलो ना। और क्या होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा Br2, ठीक। यहाँ पे एज ए रेडिकल बनेगा CH3 रेडिकल प्लस क्या बन जाएगा Br2, है ना Br2। यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3Br, CH3Br। ये कांड होगा कि नहीं होगा बालक? यस सर ये होगा। या तो आप ये कह सकते हो इनिशिएशन हुआ था तो यहाँ पे Br रेडिकल आएगा, CH3 या मेथेन Br रेडिकल CH3 रेडिकल, ये इंटरमीडिएट। समझिएगा, ये जो होता है पीक होता है जो पहाड़ का पीक होता है, इसको क्या बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। अब समझिएगा मैंने आपसे क्या कहा, देखिएगा यहाँ पे ये एनर्जी की बात है तो ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट यानी HR मान लेते हैं। ये क्या है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले ग्राफ को अगर देखा जाए, तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। तो ये कैसा है, ये जो गैप होता है, ये जो गैप होगा इनके बीच का, यही गैप क्या कहलाएगा डेल्टा H। इसको डेल्टा H1 बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए डेल्टा H1 बोल दीजिए। तो ये जो डेल्टा H1 है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैप वाली, तो डेल्टा H1 कैसा होगा अपना, डेल्टा H1 अपना होगा एंडोथर्मिक। यस सर, ये तो आपने बताया था कि प्रोपेगेशन में पहला स्टेप एंडो होता था। यस बिल्कुल सही। ये अब इस ग्राफ के लिए मान लेते हैं ये क्या होगा, तो सर ये HR यानी रिएक्टेंट होगा, ये यानी HP यानी प्रोडक्ट होगा। तो अब की बार क्या हो जाएगा बालक, अब की बार ये गैप हो जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और ये हो जाएगा डेल्टा H2। तो भैया दूसरे में क्या होगा, HP कम है HR ज्यादा है, तो HR ज्यादा है HP कम है, तो ये कैसा आ जाएगा डेल्टा H2 आ जाएगा आपका निगेटिव यानी H जो होगा। सर ये आप कैसे बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? अबे ससुर तुम्हें पढ़ाया गया था डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर ये चीज प्रोडक्ट वाली ज्यादा होगी तो भैया ये पॉजिटिव आ जाएगा, अगर ये वाला ज्यादा हो जाएगा तो भैया ये निगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ गया तो एंडो, निगेटिव आ गया तो एक्सो। अब ये कांड होगा कि नहीं होगा सर? होगा। तो अब देखिएगा मैंने यहाँ क्या बोला, ये एक चीज मैं आपसे बताऊं, ये जो गैप है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। इसको मान लेते हैं EA1। और यहां से लेकर के यहां तक का जो गैप है इसको भी बोलेंगे क्या एक्टिव, मतलब कि सर रिएक्टेंट वाला और ये पीक, हाँ या ना, सॉरी बालक, यस बिल्कुल रिएक्टेंट वाला और ये पीक जो होगा उसके रिएक्टेंट से और ये पहाड़ की ऊंचाई तक के गैप को एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो ये रिएक्टेंट इसके लिए हुआ ना भाई, तो यानी ये जो ऊंचाई होगा ये क्या कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड देखो, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, पहाड़ ऊंचा है। जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो ऊंचा पहाड़ चढ़ने में वक्त लगेगा कि नीचा पहाड़? सर ऊंचा पहाड़ चढ़ने में ज्यादा वक्त लगेगा। ओके, तो ऊंचा जितना पहाड़ होगा रेट उतना कम होगा, और जितना छोटा पहाड़ होगा उतना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा, उतना ज्यादा रेट होगा। तो समझिएगा ये पहले वाला और दूसरे वाले में रेट ज्यादा किसका होगा, पहले वाले का, फिर दूसरे वाला थोड़ा सा स्लो होगा। समझ पाए? तो ये जो कांड है ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आप समझ पाए। मैं क्लास में बहुत तमीज से पढ़ाया था भाई, मैंने बोला था कि ऊंचा पहाड़ यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, नीचा पहाड़ यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम। अब भैया ऊंचा पहाड़ है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, नीचा पहाड़ है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ध्यान देना। रिएक्टेंट ऑफ पिक पे जो बात होगी वो गैप क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये रिएक्टेंट ये पिक, तो यहाँ पे क्या हुआ एक्टिवेशन एनर्जी, इसके लिए ये रिएक्टेंट हो जाएगा ना सेकंड स्टेप के लिए। तो ये जो गैप होगा ये होगा एक्टिवेशन एनर्जी। ऊंचा पहाड़ यानी रेट स्लो, नीचा पहाड़ यानी रेट ज्यादा। समझना ये कांड है। और मैंने एक और बात बोला था, नंबर ऑफ पहाड़, ये बात ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पहाड़ इज इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला था? देखिए कितना पहाड़ है, एक पहाड़ दो पहाड़, तो कितना ट्रांजिशन स्टेट, दो ट्रांजिशन स्टेट। और मैंने एक और बात बोला था, नंबर ऑफ पहाड़, क्या बोला था भाई, नंबर ऑफ पहाड़ -1 इज इक्वल टू इंटरमीडिएट। यानी नंबर ऑफ पहाड़ जितना ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ पहाड़ जितना उतना ट्रांजिशन स्टेट। कितना पहाड़, दो, कितने ट्रांजिशन स्टेट, दो। और कितना पहाड़, नंबर ऑफ पहाड़ -1 इंटरमीडिएट, कितना पहाड़, दो, तो -1 करो 1, तो यानी इंटरमीडिएट कितना आएगा, 1। यहाँ पे आया? यस सर, ये कांड है। समझ में आया बालक? आया कि नहीं? आ गया सर।
अगली बात देखिएगा, मैंने आपके सामने कुछ जीकेबी के तौर पे लिखना चाहूंगा। जीकेबी यानी ज्ञान की बात, नॉट गधों की बात, है ना। जीकेबी यानी ज्ञान की बात, ज्ञान की बात है, गधों की बात नहीं है। समझिएगा, ये आपके पास है प्रोपेन, मेरा मन है मैंने इसका कराया Cl2 सपोर्टेड बाय H। क्या करा है? Cl2 सपोर्टेड बाय H। सर ये है 1 डिग्री कार्बन, ये है 2 डिग्री कार्बन, यानी हेलोजन एक बार 2 डिग्री कार्बन पे आएगा और हेलोजन एक बार 1 डिग्री कार्बन पे आएगा। यस, अब मैंने पूछा इसमें से मेजर कौन होगा? सब लोग कहेंगे सर 2 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। यस सर, मान लेते, तो ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। सवाल ये है भैया, सवाल देखिएगा अगला, ये आपका क्या है भैया? अगला आपका क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन मान लेते हैं। हमने इसका रिएक्शन कराया किससे? Cl2 सपोर्टेड बाय HNU से। भैया 2 मिथाइल प्रोपेन जैसे ही आया, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो एक बार क्लोरीन 3 डिग्री पे आएगा और एक बार क्लोरीन 1 डिग्री पे जाएगा। तो यहाँ पे एक बार 1 डिग्री पे आया, एक बार 3 डिग्री पे आया। मैंने पूछा इसमें मेजर को, सर अभी ऊपर 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल था तो मेजर था, यहाँ 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, तो ये मेजर। गलत, ये हो गया माइनर, ये हो गया मेजर। सवाल पैदा होता है सर कैसे ये माइनर हो गया? अभी रुको रुको, अभी समझा रहे हैं ना भाई। अब यहाँ पे आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन, हमने इसका रिएक्शन करा Br2 सपोर्टेड बाय HNO, Br2 सपोर्टेड बाय HNO। सर यहाँ भी तो वही होगा कि एक बार 3 डिग्री पे ब्रोमीन आएगा और एक बार 1 डिग्री पे ब्रोमीन आएगा। हाँ भाई होगा तो यही। मैंने पूछा यहाँ कौन मेजर? तो सर यहाँ मेजर हो गया ब्रोमीन वाला। बात सर 3 डिग्री ब्रोमीन में आया तो 3 डिग्री मेजर, क्लोरीन में आया तो 3 डिग्री माइनर। ये क्या चल रहा है सर? अब की बार 1 डिग्री वाला क्या है? माइनर। देखिए यहां से एक बात समझ में आएगी आपको, देखिएगा बात समझिएगा। इस बात को मैं यहाँ पे डब्बे में लिखना चाहूंगा मेरे लाल, इस बात को डब्बे में लिखना चाहूंगा क्योंकि बात समझिएगा। आपके पास क्या है? Cl2, आपके पास और क्या है? Br2। Cl2 जो होता है ये होता है रिएक्टिव इन नेचर। क्या होता है? रिएक्टिव इन नेचर। Cl2 आर रिएक्टिव इन नेचर। और वहीं पे ब्रोमीन की बात करो तो ब्रोमीन आर सेलेक्टिव इन नेचर। क्या होता है? सेलेक्टिव इन नेचर, यानी समझिएगा ये सेलेक्टिव होगा तो मोस्ट अटैक कहां पे होगा? 3 डिग्री रेडिकल पे, और उसके बाद 2 डिग्री रेडिकल पे, उसके बाद 1 डिग्री रेडिकल पे। यानी जो रिएक्टिव है वो अपना रिएक्टिव है इतना ज्यादा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ देखा नहीं, सब पे कूद गया, सब पे बनाना चाह रहा है, सब पे अटैक होगा। लेकिन ब्रोमीन सेलेक्टिव है, इत्मीनान से सोचेगा, देखेगा। ओहो, तो आप ज्यादा इसके, मैं आपके पास आती हूँ तो उन्हीं के पास जाएगा जो ज्यादा स्टेबल होंगे। पहली बात, इतनी बात ध्यान रखिएगा बालक। तो समझिएगा ब्रोमीन जब भी होगा तो 3 डिग्री पे मेजर होगा, मतलब कि जो ज्यादा स्टेबल होगा सर। लेकिन वहीं पे क्लोरीन आर नॉट इन सेलेक्टिव इन नेचर। समझिएगा बातों को। यस सर, बिल्कुल सही जवाब। अब आगे बढ़े बात। यस सर, चलिए इसी पे सेम कॉन्सेप्ट पे जेई ने क्वेश्चन पूछा। जेई ने ये क्वेश्चन पूछा कि 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ब्रोमीनेशन, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो आइए देख लेते हैं। भैया हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका है ना, ये आपका है 2 मिथाइल और ये आपका क्या है? Br2 सपोर्टेड बाय HNU। तो सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 2 3 तीन टाइप के हैं, है ना, बोलो वाला। मेजर पूछा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन आप बताओ कि मेजर क्या है? तो ये क्या है? 2 डिग्री, ये क्या है? 1 डिग्री, ये क्या है? 3 डिग्री। आपको पता है ब्रोमीन का नेचर कैसा? सर ब्रोमीन का नेचर तो हमें पता है सेलेक्टिव। क्या है? सेलेक्टिव। तो सेलेक्टिव है तो ये अटैक कहां पे करेगा? सर 3 डिग्री पे ब्रोमीन आया, और कहां पे आया भाई? 3 डिग्री पे ब्रोमीन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो ये प्रोडक्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो बनाएगा। तो उसमें पहला ऑप्शन ही था 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, है ना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसका पहला ऑप्शन ही था 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज राइट आंसर। बोलो बालक। यस सर।
कांड समझ में आता है क्या? यस सर। अच्छा सर, ये जो मेजर माइनर बन रहा है इसका हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई, देखिएगा, समझिएगा। यहां पे हमने कहा क्लोरीनेशन, क्या बोला? क्लोरीनेशन। यहां पे हमने लिखा ब्रोमीनेशन, क्या लिखा बालक? ब्रोमीनेशन। क्लोरीनेशन में अब यहाँ पे क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 3 डिग्री हाइड्रोजन। भैया देखना, ब्रोमीनेशन में अगर बात किया जाए, ब्रोमीनेशन क्लोरीनेशन में, तो क्या अंतर है आपको पता है? इनको, इस वैल्यू को आपको याद रखना होगा। जब क्लोरीनेशन होगा तो 1 डिग्री के और 2 डिग्री और 3 डिग्री में रेशियो होता है 1:3.8:5। क्या होता है? 1:3.8:5। अगर वही ब्रोमीनेशन होगा तो रेशियो होगा 1:, और क्या होगा भैया? 1:80:1600। क्या होगा? 80:1600। ये रेशियो आपको याद रखना होगा, तभी आप निकाल पाओगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मान लो एक रिएक्शन हम ले रहे हैं जो अभी अभी हम लोग करा के आए, अभी हम लोग करा के आए। कौन सा रिएक्शन था ये? 2 मिथाइल प्रोपेन ले लो। 2 मिथाइल प्रोपेन का क्या कराना चाह रहे हो सर? Cl2 या Br2, जो तुम चाहो। चलो Cl2 वाला करा ले रहे हैं। Cl2 इज सपोर्टेड बाय HNO, हमने कराया। तो सर एक बार तो प्रोडक्ट 3 डिग्री पे आके क्लोरीन लगेगा, एक बार सर कहां पे आके लगेगा? क्लोरीन 1 डिग्री पे। दो जगह बनाना भाई। मैंने बोला कि यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? तो सर CH3 कितना 1 डिग्री हाइड्रोजन है? 9। सर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, यानी सॉरी 2 डिग्री हाइड्रोजन ही नहीं होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 1 होगा। अब समझिएगा, यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है। अब कराए क्या है? क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या है? 1। तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई करो, आ गया 9। अब बताना 3 डिग्री में वैल्यू क्या है? 5। तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? 5। और ये दोनों को जोड़ो, कितना आया? 14। अब भैया यहाँ पे 3 डिग्री वाले में परसेंटेज निकालना है, क्योंकि 3 डिग्री पे अटैक हुआ है। तो जब इसका परसेंटेज निकालना है तो ऊपर 3 डिग्री वाले की वैल्यू कितनी आई थी? 9 अपॉन टोटल 14 इंटू 100। तो ये आपको परसेंटेज मिल जाएगा। अगर मैंने इसका निकालना है, तो भैया 3 डिग्री की 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 9। इसका परसेंटेज निकालो, कितना आएगा? 9 अपॉन टोटल कितना आ जाएगा? 14 इंटू क्या कर दो? 100। तो भैया ये आ जाएगा इसका परसेंटेज। आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूं सही में। तो ये कैलकुलेट करेंगे, आपको एक्यूरेट आंसर निकल जाएगा। ये कहानी है, इस कहानी को छाप लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। बालक बस 2 मिनट, है ना, 2-4 मिनट, ओके। ये छाप लीजिए, FSR कम से कम खत्म करते हैं, है ना भाई। चलिए आइए, देखिए थोड़ा सा चीजें ये है ना, FSR इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो इसको थोड़ा डिटेल बात करते हैं, है ना। हमारा तो आज मन था वैसे कि पूर्ण रूप से एल्केन को समाप्त करना, लेकिन FSR हो जाएगा तो एल्केन में ज्यादा कुछ बचा भी नहीं, है ना। उसके बाद हम लोग 2-4 बातें 10-15 मिनट में कर लेंगे। अगले लेक्चर में एल्कीन को चालू कर लेंगे, लगभग एल्कीन को भी निपटा दिया जाएगा, है ना। अब देखिएगा बालक, अगर मैं बात करूं ये सारी कहानी के बाद, तो एक चीज आती है स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या आता है? स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखिएगा स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर मैं इसका देखूं तो स्टीरियो केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपके सामने है, समझिएगा क्या है। स्टीरियो केमिस्ट्री में 2 केस है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे केस फर्स्ट। अब समझिए केस फर्स्ट हम सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, ये कांड, ठीक है। मैंने इसका हाइड्रोजनेशन कराया, मैंने इसका क्या कराया? हाइड्रोजनेशन कराया। Cl2 सपोर्टेड बाय H2, क्या है? ब्यूटेन। अब भैया ये ब्यूटेन जो है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्लोरीन आके लगा, एक बार यहाँ पे आगे लगेगा, एक बार यहाँ पे, बात तो एक ही है ना भाई, है ना। यस सर। तो यहाँ पे और एक प्रोडक्ट कैसा बनेगा? एक ये बन है ना, ये 2 डिग्री पे अटैक, 1 डिग्री पे अटैक, बात तो एक ही है, ये बना। जब केस फर्स्ट में क्या है? काइरल सेंटर फॉर्म, समझिएगा, काइरल सेंटर फॉर्म आफ्टर हैलोजिनेशन, केस फर्स्ट समझिएगा, आफ्टर हैलोजिनेशन काइरल सेंटर बना हैलोजिनेशन के बाद। यानी सर कहां काइरल बना? वे देखो, ये क्या है? एक लगा होगा हाइड्रोजन, एक लगा होगा मिथाइल,
एक लगा हुआ Cl, एक लगा है CH2CH3। तो भैया ये कायरल सेंटर है कि नहीं है? अगर कायरल सेंटर है तो भाई साहब मैं आपको बता दूं तो ये क्या हो जाएगा, राइजमिक मिक्सचर यानी रेसमाइजेशन। सर इसका क्या मतलब है? राइजमिक मिक्सचर यानी 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म, यानी कायरल सेंटर होगा तो रेसमाइजेशन होगा। क्या होगा? रेसमाइजेशन होगा। जैसे क्या कहने का मतलब है सर, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो है CH3 है आपका और ये जो है आपका CH2CH3 है ना भाई? मतलब ऐसे भी तो कह सकते हैं सर, ये मान लीजिए CH2 रेडिकल है और ये क्या लगा है CH3 लगा है, इधर क्या लगा है C2H5 लगा है और यहाँ पे रेडिकल आएगा। अगर यहाँ पे रेडिकल आया तो वैकेंट और वाइटल हुआ, वैकेंट और वाइटल हुआ तो ये इधर से भी अटैक हो सकता है, इसका नीचे से भी अटैक हो सकता है। ऊपर से अटैक हुआ तो डी फॉर्म, नीचे से अटैक हुआ तो एल फॉर्म, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, राइजमिक मिक्सचर होगा। और राइजमिक मिक्सचर यानी प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेसमाइजेशन। क्या होगा? रेसमाइजेशन हो जाएगा, रेसमाइजेशन हो जाएगा। यानी समझिएगा, अगर पहला केस ही था कि अगर कायरल सेंटर फॉर्म आफ्टर हैलोजिनेशन देन रेसमाइजेशन विल टेक प्लेस, पहला केस। सर दूसरा केस बता दो, दूसरा केस क्या है? आइए दूसरे केस की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। दूसरे केस की तरफ जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पे कायरल सेंटर पहले से होगा। ओहो मास्टर, ये बात यहाँ पे कायरल सेंटर पहले से होगा। जैसे सर क्या है, ये मान लीजिए ब्रोमीन है, क्या है? ब्रोमीन है ना। मैंने इसको ब्रोमीन मान लीजिए या कोई क्लोरीन मान लीजिए, ये लगा है। यहाँ पे मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? Cl है ना। और ये क्या लगा है? मिथाइल। ये क्या लगा है? इथाइल। एक क्या लगा होगा इससे? हाइड्रोजन। तो क्या ये कायरल सेंटर है? तो सर बिल्कुल है। अब इस कायरल सेंटर का क्या करा दिया जाए? Br2 सपोर्टेड बाई H3। तो क्या होगा भैया? ये एक बार क्या होगा, एक बार इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे ना पहले से कायरल सेंटर है, यहाँ पे कायरल सेंटर हैलोजिनेशन के बाद हुआ। और जब कायरल सेंटर हैलोजिनेशन के बाद होगा तो रेसमाइजेशन। और जब कायरल सेंटर हैलोजिनेशन के बाद नहीं पहले से तो एनएनसीओमर या डायस्टीरियो। देखिएगा तो यहाँ पे पहली बात ये तो Cl लगा है सर, यस सर, यहाँ पे ये तो Cl लगा है, लेकिन मे भी हो सकता है Br2 यहीं पे आके लग जाए, तो हो सकता है गैस और बेस दोनों पे लगेगा तो ये दोनों क्या आपस में क्या कहलाएंगे? एनएनसीओमर। क्या कहलाएंगे बालक? एनएनसीओ। क्या कहलाएंगे? एनएनसीओ। लेकिन सर आपने जो कायरल सेंटर है उसी पे करा दिया। अब मान लीजिए एट C2 कार्बन पे आपने कराया हेलोजिनेशन एट C2 कार्बन, हेलोजिनेशन एट C2 कार्बन, हेलोजिनेशन एट C2 कार्बन। तो जब C2 कार्बन यानी यहाँ पे हेलोजिनेशन होगा तब क्या होगा? अबे देखो ना, इसको ऐसे लिख दूं क्या? कैसे सर? ये CH3, ये CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यही वाली कहानी तो ये है CH3 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 HCl HH। हाँ यस सर, यहाँ पे करा दो Br2 सपोर्टेड बाय H nu। जैसे ही मेरे भाई Br2 सपोर्टेड बाय H nu आया, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ऊपर CH3 नीचे CH3, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। और पहले वाले के अराउंड तो नहीं करा रहे हैं, इसके अराउंड तो करा चुके हैं, यानी इसके अराउंड कराया जाएगा। यस सर, तो इसके अराउंड कराओगे तो पहले H है, Cl है, हो सकता है Br इस साइड आ जाए। यस सर, और क्या हो सकता है सर? ऊपर CH3 नीचे CH3 और ये HCl, इसके अराउंड तो नहीं ना, पहले वाले के अराउंड थोड़ी करा रहे हैं यार, दूसरे वाले के अराउंड करा रहे हैं ना। तो एक बार हो सकता है Br इधर आ जाए, तो देखना ये आपस में क्या कहलाएंगे। कहीं पे देखना अगर कॉन्फ़िगरेशन अबाउट वन सेंटर डिफरेंट होगा, यानी ऊपर वाला नीचे वाले में, ऊपर वाला तो सेम नीचे वाला डिफरेंट, जब एक के अराउंड डिफरेंट होता है और एक के अराउंड सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। तो क्या होगा? डायस्टीरियोमर। तो लाइन क्या समझोगे आप? लाइन क्या लिखोगे अपनी नोट्स में या कॉपी में? तुम ये लिखोगे कि अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में, ये बात समझना, स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर आपका कायरल सेंटर हैलोजिनेशन के बाद आया तो राइजमिक मिक्सचर, और कायरल सेंटर पहले और कायरल सेंटर पे हैलोजिनेशन हो, बात समझना, कायरल सेंटर पे हैलोजिनेशन हो तो एनएनसीओमर, और कायरल सेंटर पे हैलोजिनेशन ना हो उसके दूसरे वाले कार्बन पे हो तो डायस्टीरियो। जैसे देखना भाई, कायरल सेंटर नहीं था, बनने के बाद बना तो रेसमाइजेशन अटैक डी और एल दोनों से हो सकता है क्योंकि वैकेंट और वाइटल है। यस, यहाँ पे कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर पे ही हुआ तो एनएनसीओ, कायरल सेंटर के अलावा दूसरे वाले पे हुआ तो डायस्टीरियो। और छोटी सी बात है,
ये बातें ध्यान रखना। इसी के साथ आपका लगभग मैं आपसे बताऊं पूरा एफएसआर खत्म है ना, पूरा एफएसआर खत्म। थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहिए आपके बाबू सर। नए लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्द, और ये अपना पुराना वाला लेक्चर जाकर कर लीजिएगा, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।